अपना नेक्स्ट टॉपिक है मास। तो ये लास्ट चैप्टर में भी आया हुआ है, फोर्स वाले चैप्टर में, तो इसको यहाँ पे भी थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करते हैं। वी हैव लर्नड in the previous chapter that the mass of an object is the measure of its inertia। तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है कि मास किसे कहते हैं। मास किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया होता है। तो इनर्शिया यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इनर्शिया क्या चीज है। हमने देखा अगर कोई बॉडी, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करती है, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहने की कोशिश करती है, ठीक है, वो मोशन में रहने की कोशिश करती है। तो क्या हुआ, इस टेंडेंसी को ही क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। तो इनर्शिया क्या है, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी को कैसे समझ सकते हैं, ऐसे समझ लीजिए कि ये एक टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट की टू रजिस्ट ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। मतलब उसके जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको क्या करना है, रजिस्ट करना है, ठीक है ना, उसको रजिस्ट करना कि मोशन में कोई चेंज हो रहा है, उसको रजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी है उसको इनर्शिया बोल देते हैं, ठीक है। तो इस इनर्शिया को, इस प्रॉपर्टी को ही क्या बोलते हैं, इस इनर्शिया की प्रॉपर्टी के मेजरमेंट को ही क्या बोलेंगे, मास बोलेंगे, ठीक है। तो हम ऐसे समझ लेते हैं कि इनर्शिया क्या है, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है और उसका मेजरमेंट क्या कहलाएगा, मास कहलाएगा। कोई ये कहे कि मान लो कोई कहे कि मैं इतनी सारी मिठाई खा सकता हूँ, तो ये उसके खाने की टेंडेंसी होगी, मैं बहुत सारी मिठाई खा सकता हूँ। बट मेजरमेंट अगर मैं करूं कि खाने बैठे और मैं उसका मेजरमेंट करूं, 10 मिठाई पीस खा गया, 11 खा गए या 20 खा गए, तो ये उसके क्या हो गया, मास हो गया। तो इसी तरह मास और अपने पास इनर्शिया में ये डिफरेंस हो गया। तो इनर्शिया तो एक टेंडेंसी होती है कि वो ये काम हो सकता है, कितना कर सकता है, बट उसका मेजरमेंट क्या कहलाएगा, इनर्शिया। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी है, अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहने की कोशिश करती है, और अगर मूविंग है तो मूविंग में रहने की कोशिश करती है। तो इसी को ही क्या बोलती है अपने पास, इनर्शिया बोलती है। तो वी हैव लर्न दैट ग्रेटर द मास द ग्रेटर द इनर्शिया। तो मतलब जितने ज्यादा वो मान लो मिठाई खाएगा तो उतनी ही ज्यादा उसका क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। तो खाने की जो एबिलिटी है, ठीक है ना, या खाने का जो करेक्टरिस्टिक्स है उसको क्या बोल दिया, इनर्शिया, और कितना खा सकता है उसको बोल दिया मास, दैट इज अ मेजरमेंट। तो यहाँ पे ये बताया कि वी हैव लर्न दैट ग्रेटर द मास, जितना ग्रेटर द मास द ग्रेटर इज द इनर्शिया। इट रिमेन्स द सेम वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन अर्थ एंड द मून और इवन इन आउटर स्पेस। तो ये जो मास है ये एक प्रॉपर्टी है, ये हमेशा क्या रहेगी, अपने पास फिक्स रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसको चाहे अर्थ पे हो या मून पे हो या कहीं भी स्पेस में हो, तो मास में कोई चेंज नहीं आता। Thus, the mass of an object is constant and does not change from place to place। जो मास है वो चेंज नहीं होता। तो मास मतलब कोई मान लो यहाँ पे घर पे बैठ के 10 लड्डू खा रहा है, ठीक है ना, तो चांद पे जाके भी उसको इतनी भूख लगेगी क्योंकि वहां पे भी वो 10 लड्डू खाएगा। अगर मान लो वो कहीं आउटर स्पेस में चला जाए तो वहां पे भी वो 10 लड्डू ही खाएगा। तो इस तरह से समझ लो कि जो उसकी भूख है, ठीक है ना, वो 10 लड्डू की है, तो इसलिए वो चेंज नहीं होती, वो हमेशा हर जगह फिक्स ही रहेगी, ठीक है। तो इससे हम बेटर समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना मास, ठीक है। अब आगे चलते हैं, द वेट 9.4 ना। तो वी हैव लर्न दैट द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट विद ए सर्टेन फोर्स एंड दिस फोर्स डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए क्या बता रहे हैं कि जो है अर्थ है, हमने देखा है कि जो अर्थ है वो हर चीज को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ा है, वहां पे हमने देखा था कि है एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया कि एंड दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन, और जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा। एंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द फोर्स व्हिच इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ। जैसे हमने कोई बॉडी है यहाँ पे नीचे की तरफ ड्रॉप हो रही है, ठीक है, ऐसे ड्रॉप हो रही है ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो हमने कुछ फोर्स नहीं लगाया और ये नीचे की तरफ आ रही है, तो मतलब डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो ये मोशन क्यों हो रहा है? जो अर्थ है उसको अट्रैक्ट कर रही है, अर्थ इसको क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। अर्थ अट्रैक्ट कर रही है तो कितने, अगर वर्टिकल मोशन में जैसे हमने पढ़ा है कि फोर्स सेकंड लॉ से F इज इक्वल टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन में F इज इक्वल टू m इंटू a होता है, ठीक है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। पर यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन हमने किसी फोर्स की वजह से नहीं कर रहा हो रहा, ये सिर्फ अर्थ का जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है ना, उसकी वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन आ रहा है। तो इस जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है, ये हमने लास्ट केस में डिस्कस करा था, उसको क्या कर देंगे हम? जी कर देंगे, एक ही तरह क्या अगर रिप्लेस कर देंगे, जी से रिप्लेस कर देंगे। तो जो F इजिकल टू mg, ये क्या हो गया? फोर्स हो गया इस ऑब्जेक्ट पे जो अर्थ की तरफ क्या हो रहा है? अट्रैक्ट हो रहा है। किस फोर्स से? F इजिकल टू mg फोर्स से, ठीक है। तो ये यहाँ पे समझा रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज F इजिकल टू mg, ये हो गया अपने पास। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सिंपल सी बात यही है कि वेट क्या चीज होती है। तो यहाँ पे अच्छी डेफिनेशन दे रखी है कि वेट क्या है? एक फोर्स है। सबसे पहले तो क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो कहीं पे वेट पूछे, वेट क्या है? मास होता है वेट। तो वेट क्या चीज होती है? वेट होता है फोर्स, ठीक है। तो फोर्स होता है ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोल दिया है? वेट बोल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो F है उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे? W से रिप्लेस कर देंगे। W इज इक्वल टू m इंटू जी, W इज इक्वल टू m इंटू जी। क्यों? क्योंकि यही जो अट्रैक्टिव फोर्स है, यही जो अट्रैक्टिव फोर्स है, इसी को क्या बोल दिया है? W बोल दिया, W बोल दिया। और यहाँ पे m इंटू जी, ये आ गया। आगे चलते हैं। As the weight as the weight of an object is the force with which it attracts toward the earth, the SI unit of weight is same as that of the force। तो अब वेट जो है, तो वेट हमने देखा कि क्या है? एक फोर्स है। तो फोर्स की यूनिट हमें मालूम है क्या होती है? न्यूटन होती है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो फोर्स की जो वेट की जो अपने पास यूनिट होगी वो क्या होगी? न्यूटन होगी, ठीक है। द वेट इज द फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वेट क्या हो गया? एक ऐसा फोर्स जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। अभी हमने देखा कि वेट क्या है? वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन भी होगी। तो यहाँ पे बताया कि इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो अभी बताया कि डायरेक्शन कैसी होती है? हमेशा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है ना, वेट। और मैग्नीट्यूड तो अपने को मालूम ही है, किसके बराबर? F W इज इक्वल टू m इंटू जी, इतना मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो वेट के बोथ होते हैं क्या? एक तो मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। पर मास के केस में सिर्फ अपने पास मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। वी हैव लर्नड दैट द वैल्यू ऑफ g इज कांस्टेंट एट ए गिवन प्लेस। हमने अभी लास्ट केस में डिस्कस कराया कि जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट होती है, बट एक पर्टिकुलर प्लेस पे ले तो g की वैल्यू क्या होगी? अपने पास सेम होगी। And therefore at a given place the weight of an object is directly proportional to the mass। तो यहाँ पे हमने अभी देखा था कि W जो होता है वो किसके इक्वल होता है? m इंटू जी के। बट हमने यहाँ पे क्या बताया कि जो G की वैल्यू है वो क्या है? डिपेंड नहीं करती। अगर मान लो किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रहे हैं तो वहां पे G की वैल्यू कांस्टेंट होगी, तो उस प्लेस पे जो वेट होगा, तो वेट क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। उस प्लेस की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर प्लेस पे जी जो W होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा, ठीक है ना। इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट द गिवन प्लेस, तो उस गिवन प्लेस पे जहां पे मान लो हम कोई भी प्लेस ले रहे हैं, वहां पे अगर हम वेट मेजरमेंट कर रहे हैं तो वहां पे जो जी की वैल्यू हो कांस्टेंट लेके चलेंगे, तो जो वेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास होगा। और तो ऐसे प्लेस पे बात कर रहा है, दिस इज ड्यू टू दिस रीजन दैट द गिवन प्लेस वी कैन यूज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज द मेजर ऑफ इट्स मास। तो वहां पे उस केस में जो वेट होगा वही उस बॉडी का क्या कहलाएगा? मास कहलाएगा। तो वेट और मास में कोई यहाँ पे अंतर नहीं करेंगे। दिस मास ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। तो ये जो मास है वो हर जगह क्या रहेगा? सेम रहेगा। दैट इज दैट ऑन द अर्थ and on any planet where its weight depends upon its location because g depends on the location। तो ये बोला कि जो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने देखा कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ द g होता है, ठीक है। तो
वो जी पे डिपेंड नहीं करता, और वेट है वो जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, तो इसलिए वो वेरी करता रहता है, जो मास है वो वेरी नहीं करता है। ठीक है, ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो अपन स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है वेट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। अब हमने प्लेस क्या करते हैं यहाँ पे, अभी तक जो केस थे उसमें क्या कर रखा है कि जो हमने डिस्कस करा कि जी की वैल्यू किसी प्लेस पे हमने फिक्स कर ली, तो उस केस में जो मास होगा वही उसका वेट होगा। बट ये बोल रहा है कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। अब मून के केस में मून पे जहां पे जी की वैल्यू अलग होगी तो वहां पे वेट भी डेफिनेटली अलग होगा, तो वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो वी हैव लर्न दैट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट on the earth is a force with which earth attracts, अर्थ अट्रैक्ट्स। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जैसे अभी हमने बताया कि वेट क्या चीज होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ होता है ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर अगर मून पे जाएंगे तो मून के केस में क्या हो जाएगा, मून के केस में भी ये हो जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करे, हैंग हो गया, जो ऑब्जेक्ट है वो मून के द्वारा कितना अट्रैक्टिव फोर्स उस पे आ रहा है, उसको ही क्या बोल देंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द मून बोल देंगे, क्योंकि वही वेट के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या देख रहे हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे when the moon attracts the object this mass of the moon is less than, तो यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा हैंग हो गया। हाँ यहाँ पे आ गया अपना। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि जो वेट क्या होता है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर हम अर्थ पे लेंगे तो वो फोर्स होता है जिस फोर्स से अर्थ उसको ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है, उसी को वेट बोल दिया। इन द सेम वे, इसी तरह से द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट्स दैट ऑब्जेक्ट। तो अगर मून पे किसी का वेट लेना हो ऑब्जेक्ट का, तो जो मून है उसको वो जितना अट्रैक्ट करेगा उस बॉडी को, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ये क्या बोलेंगे अपना, वेट ऑफ द दैट बॉडी ऑन द मून बोल देंगे। ठीक है ना, तो उस बॉडी का उस मून पे अब क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। एंड दिस मास, द मास ऑफ द मून इज लेस देन दैट ऑफ द अर्थ। तो हमने देखा है कि जो मास है, पहले भी डिस्कस हुआ कि मास ऑफ द मून इज लेस है, एंड ड्यू टू दिस द मून एक्सर्ट लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट। तो मून है वो उस ऑब्जेक्ट पे कम फोर्स अप्लाई करेगा, कम फोर्स अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, आगे इसने डिस्कस करा हुआ है कि कितना वेट होगा। ठीक है, तो लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी एम, एम उसका मास मान लिया किसी भी ऑब्जेक्ट का। लेट इट्स वेट ऑन द मून इज डब्ल्यू एम, डब्ल्यू एम से उसको क्या कर दिया, डिनोट कर दिया मास ऑफ द मून ऑन द अर्थ। let the mass of the moon is mm, capital M, and its radius is rm, capital R और M। ठीक है, अप्लाइंग द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ हमने अप्लाई कर रखा है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, कैपिटल जी एम, जो भी ऑब्जेक्ट का मास है। तो हम ले रहे हैं मून पे किसी ऑब्जेक्ट का मास, तो पहले मून का मास हो गया, ठीक है, और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट का मास हो गया। ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना, आर, आर स्क्वायर मतलब रेडियस ऑफ द मून, मून का रेडियस का स्क्वायर हो गया। तो ये यहाँ पे अपने पास है। तो इसी फोर्स, ये जो फोर्स है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ड्यू टू द मून, इसी को क्या बोल दिया अपने पास, वेट बोल दिया। इसी को क्या बोला हुआ है, वेट बोला हुआ है। ठीक है, डब्ल्यू एम, दैट इज डब्ल्यू एम, एंड वो इक्वल टू किसके हो गया, जी एम एम आर एम अपॉन आर एम का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके इक्वल हो गया अपने पास। तो इतना वेट हो गया। अब लेट अस लेट द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ विल बी एम ए। अगर हम लगाएं कि उस वेट का, जो वेट हम वहां पे जो ऑब्जेक्ट ले गए थे उसका जो वेट है अर्थ पे कितना है, डब्ल्यू ई मान लेते हैं। ठीक है, एंड द मास ऑफ द अर्थ इज एम एंड इट्स रेडियस इज आर। तो यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का जो अर्थ पे वेट हम निकाल रहे हैं, तो अर्थ पे जितना वेट होगा वो आगे निकाला हुआ है कि, क्योंकि यहाँ पे अर्थ मून के में मून की इक्वेशन, मून की जो अर्थ, मून का जो रेडियस है और जो मास है उसकी वैल्यू आ जाती है इक्वेशन में, वो पुट कर देंगे तो उस बॉडी का मून पे जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, या जिसको हम बोल सकते हैं कि वेट निकाल सकते हैं। और अगर
अर्थ वाली जो कंडीशंस रखेंगे, जैसे अर्थ का रेडियस और मास ये दिया हुआ है, तो ये पुट करेंगे रख के, तो उस बॉडी का अर्थ पे वेट आ जाएगा। और अगर मून के केस में उसका मास, मून का मास और मून का जो रेडियस है वो लेंगे, तो इक्वेशन में रखेंगे ये वैल्यू, तो उस बॉडी का कहाँ पे वेट आ जाएगा, मून पे आ जाएगा। तो यही चीजें कर रखी है। तो इसी तरह अगर उस बॉडी का, उस ऑब्जेक्ट का अगर हमें अर्थ पे अब क्या निकालना हो, अगर वेट निकालना हो, तो इस इक्वेशन में आप पुट कर देंगे सारी वैल्यू। यहाँ पे जो मास है वो अर्थ का मास है, उस ऑब्जेक्ट का मास है, और अर्थ यहाँ पे रेडियस है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज फ्रॉम द टेबल 10.1 इन द फिगर 9.16, इन दोनों में है ना, वेट ऑफ द मून वाले में मून की कंडीशंस रख देंगे, मून की कंडीशन रख देंगे। यहाँ पे सारे मून की कंडीशन रखी हुई है, वेट मून का ले रखा है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट का मास एम ले रखा है, उसका रेडियस ले रखा है मून का, और अर्थ में भी अर्थ की कंडीशन लेके दोनों को पुट करके वैल्यू निकालेंगे, और इन दोनों वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे अपने पास एक वैल्यू आएगी कि जो वेट होता है, ठीक है ना, वेट ऑफ द मून टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, weight of the object on the moon to the weight of the object on the earth is nearly equal to 1/6 टाइम। तो 1/6 टाइम, तो ये आ रहा है कि weight of the object on the moon to the weight of the object on the earth is equal to कितना आ रहा है, 1/6। इसका मतलब क्या हुआ, हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का हम वेट निकाल रहे हैं, ठीक है, मून के ऊपर, तो क्या होगा, इस अर्थ को यहाँ पे इस साइड में लेके जाओ, अर्थ WE को, तो मतलब तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इक्वल टू 1/6 टाइम्स ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। तो ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाता है कि मून पे कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसका वजन कितना होगा। अगर हमें उस ऑब्जेक्ट का अर्थ पे वजन वेट है, अर्थ पे वजन अगर अपने को मालूम है, तो उसका 1/6 टाइम्स आप अगर रख देंगे 1/6 टाइम, तो उस ऑब्जेक्ट का जो मून पे होगा वहां पे उसका क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा कि कितना वेट होगा। ठीक है ना, मान लो मून पे जो अपने पास है, जो अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट है उसका वेट मान लो 30 kg है, ठीक है, या 30 न्यूटन हम लेंगे, केजी नहीं लेंगे क्योंकि, ठीक है ना, जो यहाँ पे वेट की बात कर रहे हैं 30 न्यूटन हमने ले लिया, तो उस 30 न्यूटन के जो वेट है उसका अगर मून पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/6 टाइम। तो 1/6 टाइम से यहाँ पे हम कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन वहां पे वेट आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून का केस हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। एक मिनट, रास्ता हैंग बहुत हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है अपने पास कुछ एक अपने पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसको हम सोल्व करते हैं, देखते हैं। तो कुछ एक सिंपल सी प्रॉब्लम्स यहाँ पे दी हुई है, किस तरह से हम डिस्कस करते हैं, समझते हैं इनको। सिंपल सी प्रॉब्लम्स है, बेसिक्स। तो यहाँ से अपना पहला जो प्रॉब्लम है 9.4, दैट इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज द वेट ऑन द अर्थ। तो ये सिंपल है, हमने देखा है कि जो मास होता है, ठीक है ना, या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हमने क्या बोला है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे F इज इक्वल टू mg हमने रिलेशन पढ़ा था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, F इज इक्वल टू m इंटू जी होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं तो वहां पे जो m क्या हो जाएगा, मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, g क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली जो मास है उसको g से मल्टीप्लाई कर देंगे, और g की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी कि g की वैल्यू है तो 9.8 मीटर पर सेकंड, ये कांस्टेंट होती है अर्थ सरफेस पे, इसको हमने याद रखना है। तो अगर हमें मास दे रखा है, अगर वेट निकालना है तो सिंपली अपने पास एक फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज m इंटू सी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो 10 इंटू 10 kg इंटू जो वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने से 98 न्यूटन अपने पास वेट आ जाएगा। तो वेट हमें किस में आएगा, न्यूटन में आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रॉब्लम पे चलते हैं। अगली प्रॉब्लम है अपने पास, एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन। एक ऑब्जेक्ट है उसका वेट दे रखा है अपने पास 10 न्यूटन वेट दे रखा है। ठीक है, मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस पे 10 न्यूटन है।
तो व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो ये हमने पहले ही बोलना है कि वेट ऑन द सरफेस ऑफ द मून इतना होगा 1.6 टाइम्स द वेट ऑन द अर्थ। ठीक है, तो वेट ऑन द अर्थ पहले दे रखा है कि 1/6 टाइम्स इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो कितना आ गया 10/6 आ गया। 10/6 को हमने सोल्व करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू है 1.67 न्यूटन आ जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपली अपने पास हो गया। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून आ गया अपने पास। ठीक है।